अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज यूजुअल जी, आज का लेक्चर फिर लाइव सेशन हम दोस्तों के साथ कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के कोई क्वेश्चन हो वो हमारे साथ लाइव आके इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं जी। मेरी तरफ से जो 10 क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी, वन बाय वन करके। जी ये सबसे पहला क्वेश्चन वन है जी कि पहला क्वेश्चन ये है कि सैलरी के अगेंस्ट कौन कौन सी डिडक्शंस आप माइनस कर सकते हैं। इसमें रेलिवेंट मटेरियल मैं आपको रेफर कर देता हूँ जी। जी ये आपके सामने है जी। इसका 12 सबसेक्शन 4 है, उसके मुताबिक आप सैलरी इनकम के अगेंस्ट कोई डिडक्शन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कोई बेनिफिट ड्राइव करने के लिए अगर आपको कोई एक्सपेंस होगा तो वो आप माइनस कर सकते हैं। अगर आपकी फर्ज करें मेडिकल का एक्सपेंस 3 लाख रुपए का और आपने उसको ड्राइव करने के लिए 50,000 खर्च किए हैं तो आपको ऑब्वियसली फिर 2.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लाइव आके शेयर कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से पहला है जी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ जी। जी ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। जी इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करूं, शकीलुर रहमान खान हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, काइंडली डिफरेंशिएट बिटवीन सेल टैक्स एंड वैट, नंबर वन। सेकेंडली, गाइड एज इट इज कंपल्सरी टू हैव STRN if we are selling only online through Facebook पेज और वेबसाइट। देखें अब शकीलुर रहमान साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट है, बाहर चूंकि उसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स है, तो कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है कि जो जितनी वैल्यू एड आप ऐड करेंगे तो वो आपको उसके मुताबिक जो है वो सेल टैक्स जो है उसमें पे करना पड़ेगा। अब एक अलग बात है कि कहीं फिक्स्ड है, कहीं उसमें कैपेसिटी बेस्ड है, कभी कभी वो क्या कहते हैं वैल्यू बेस्ड है, कभी वैल्यू एडिशन बेस्ड है। ठीक है, इंपोर्ट पे आपका पहले फाइनल था जो कट जाता था, तो उसको भी आप नॉर्मल में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। सो ये डिफरेंट तरीके होते हैं टैक्स को चार्ज करने के और कलेक्ट करने के। तो बहरहाल दोनों चूंकि सेम है। ये तो पहले सवाल का आपका जवाब है। दूसरा आपने कहा जी कि STRN सेलिंग ऑनलाइन थ्रू फेसबुक पेज और वेबसाइट। देखिए बात यह है कि अगर आप क्या कहते हैं आपका कॉल सेंटर है या आप बाहर चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, और बाहर की चीज़ें हैं और बाहर ही उनको बेच रहे हैं, तो ये चूंकि एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में। इसी तरह अगर आप जो एक्सपोर्ट है आपकी वो जीरो रेटेड है, वो दोनों तरफ से आपको जो है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप उसकी जो प्री कंडीशन है उसको मेट कर दें। तो ये शकीलुर रहमान साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। मेरा एक फ़ोन आ गया जी, सॉरी मेरे दोस्त से मैं ज़रा सुन ली। हेलो, वालेकुम सलाम जी मुबीन साहब। हम्म, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। तुसी वो डॉक्यूमेंट मैं दियो ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। पेमेंट लिखा है, मोड ऑफ पेमेंट लिखा है। बस ठीक है। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ?
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੈਲਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, 18 ਜਾਂ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਲਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन था जी, अच्छा शकीलुर रहमान साहब कहते हैं जी ओके थैंक यू, आपका शुक्रिया जनाब, हमारे साथ है। तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो करें जी। अब मैं यूट्यूब पे भी चेक कर लूँ जी, कोई दोस्त ना आए हो जी, अभी तक यूट्यूब पे तो फिलहाल कोई नहीं आए। इधर ही आपका सवाल था, वो मैंने उसका सवाल, अच्छा साथ ही जी मैं कुछ कंट्रीब्यूट करता तो मोहम्मद अदनान इजहार साहब आ गया। वो कह रहे सर, ए पर्सन इज सप्लायर एंड प्रोवाइड गुड्स एंड पे सेल्स टैक्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स रिसीव 4 installments in an year, and on each installment school head is required to pay 4.5% income tax of the amount received. So question is, supplier deposit income tax on deposit income tax on behalf of school, whether it would be adjusted in the supplier income tax return, and if yes, then where? A pic is also shared below, thank you। पिक अपलोड की ऑप्शन नहीं है आ रही सर। हाँ जी, वो फिर पता नहीं इसमें शायद होती नहीं है, शायद ये वजह है। तो आप ऐसे करें ना जी, इशू ये आ रहा है, गुड्स उन्होंने दी है एंड पे सेल्स टैक्स एंड गवर्नमेंट स्कूल रिसीव 4 इंस्टॉलमेंट्स इन अ ईयर, ऑन ईच इंस्टॉलमेंट सप्लायर प्रोवाइड गुड्स हैड टू रिक्वायर्ड। देखिए, अगर तो टैक्स सीधी बात है, अगर तो टैक्स पर्सन इज सप्लायर एंड प्रोवाइड गुड्स एंड पे, अगर टैक्स उस गुड्स पे कटा है तो इस वक्त वो मिनिमम टैक्स बनेगा मोहम्मद अदनान इजहार साहब, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तो फिर इसको ऑफर करना पड़ेगा। इसको ज़रा आप देखें, इस तरह आपको इसका जो जवाब है वो मिल जाएगा। बाकी रिपिक की बात तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा या अदरवाइज मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। तो अदनान इजहार साहब, आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया, आप इसको अगर ओके कर देंगे तो बड़ा सही हो जाएगा जी, नंबर 1। उसके बाद बशीर अहमद साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं इफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 159 इज नॉट प्रोवाइडेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेक्शन 151 और 153, कैन ही फाइल अपील टू द कमिश्नर अपील फॉर दिस, प्लीज रेफरेंस ऑफ सेक्शन। हाँ जी, आप असल में अगर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपको ना मिले तो आप अपील में जाने की बजाय ना आप जाए चीफ कमिश्नर के पास, ठीक है, उसकी रिवीजन के लिए आप जाएं। 121A है या 100 इस तरह करके है जी, उसको ज़रा देख ले। आपको अपील में नहीं जाना, आपको चीफ कमिश्नर के पास जाना है अगर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं हुआ तो, या रिजेक्ट हुआ या जो भी रीज़न बनी। जी बशीर अहमद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको, क्योंकि हमारे भी एक केस में हुआ था 152 का एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमारा वो नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया था। जब रिजेक्ट हुआ तो हम रिवीजन में गए थे और फिर चीफ कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन देके तो हमने फिर उसको इशू कराया था 152 का एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। तो बशीर अहमद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। उसके बाद शकीलुर रहमान साहब फिर कह रहे हैं सर, माई सेकंड क्वेश्चन इज इफ समवन इज सेलिंग ऑन दराज and while giving pay order Daraz deducts VAT, is it adjustable and do we need to have STRN while selling on Daraz? देखिए, अब ये तो एक देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओबियसली आपको चेक ये करना है कि अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं ऑनलाइन पे भी, सेलिंग पे भी, चूँकि आपको पता है उन्होंने कहा हुआ है कि ऑनलाइन वाले भी रजिस्टर्ड होंगे और पे करेंगे। अब आपको टाइप ऑफ प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। फिर वही बात, अगर इनसाइड पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का कानून है, बाहर है तो एक्सपोर्ट हो गया तो जीरो रेटेड में चला जाएगा। तो इसको ज़रा चेक करें कि आप किस में फॉल करते हैं। अकॉर्डिंगली आपको अगर सेल टैक्स एप्लीकेबल होगा तो आपको
चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा जी, शकीलुर रहमान साहब आपके सवाल का जवाब भी आ गया। उसके बाद है जी सिप्तैन अब्बास कह रहे हैं सर सेल टैक्स स्पेशल विद होल्डिंग प्रोसीजर 2007 कैंसिल हो गई था आफ्टर शेड्यूल 11th ऑफ सेल टैक्स। हाँ जी बिल्कुल सिप्तैन साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी भी पावर उनके पास अवेलेबल है कि किसी भी टैक्स पेयर को वो उसकी वैल्यू एडिशन बेस पे या अदरवाइज टैक्स जो है वो ले सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेशल जो कुछ उन्होंने स्पेशल प्रोसीजर थोड़े से इंटैक्ट रखे हैं, अदरवाइज बाकी जो सारे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, उसके अंदर स्पेशल कैटेगरी थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये बात टू डेट एक्सेट आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद अदनान इजहार कह रहे हैं सर प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर। मोहम्मद इजरार साहब मैं आपको अभी देता हूँ जी, आपको ये मैं क्वेश्चन शेयर कर लूँ तो फिर आपको बल्कि मैं आपको अभी दे ही देता हूँ जी। व्हाट्सएप नंबर है जी 0333424524 व्हाट्सएप नंबर ले जी, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट मैंने जो आपके साथ शेयर करना था वो क्वेश्चन नंबर मेरा था जी, ये क्वेश्चन नंबर बनेगा पहले वन ही अभी मैंने दिया आपको, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका है जी। बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय विल बी टैक्स्ड। हाउ हाउस रेंट अलाउंस, देखिए हाउस रेंट अलाउंस चूंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलावा अभी लॉ में जो छूट दी गई है रूल्स में वो हाउस अकोमोडेशन की फैसिलिटी है, तो हाउस रेंट अलाउंस विल बी टोटली टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट जो एम्प्लॉई होगा, एक्सेप्ट आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिस सेक्शन तक वो एग्जम्पशन होगी उसको वो मिलेगी। ये जी दूसरा था। नासिद हनीफ हैं जी साथ हमारे, उन्होंने कहा सर क्या लास्ट ईयर की अनएडजस्टेड टैक्स को अगले किसी टैक्स ईयर में एडजस्ट किया जा सकता है। नासिद हनीफ कोहाट से वो कह रहे हैं कि अनएडजस्टेड टैक्स, ये नासिद हनीफ साहब ये जो टैक्स है ये इनकम टैक्स की आप बात कर रहे हैं। मसला ये है कि जिस साल का टैक्स है आपको आप उसी साल में इसको क्लेम करेंगे। अब चाहे वो इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है, सेल टैक्स का जरा सिनारियो डिफरेंट होगा, वो अप्रूवल्स के साथ है, और इनकम टैक्स तो बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी और साल के अगेंस्ट किसी और का जो टैक्स है अनलेस के रिटर्न के अंदर आपका एक्सेस पेमेंट या रिफंड क्रिएट ना हो। जी जनाब, नाशिद हनीफ साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। उसके बाद है जी हमारे पास आमिर फारूक कह रहे हैं सर प्लीज एलोबरेट 147 एडवांस टैक्स। जी मैं अभी आपके साथ बात करता हूँ, मैं उधर देख लूँ यूट्यूब पे कोई लोग तो नहीं सवाल कर रहे जी। अभी तक यूट्यूब पे तो खैर कोई नहीं आया जी सवाल। अच्छा जी, मैं 147 पे थोड़ी बात कर लेता हूँ। आमिर फारूक साहब, बात ये हो रही है जो FBR है एडवांस टैक्स 147 में इसलिए लेते हैं कि उनको ओबियसली कलेक्ट करके तो FBR को आगे और प्लस आगे फिर अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट को देने होते हैं। देखिए उनको रेगुलर पैसे चाहिए, तो एडवांस टैक्स क्वार्टरली बेस पे दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें उन्होंने कैटेगरी बताई हुई है इंडिविजुअल कंपनी AOP, और कुछ केसेस में ये अप्लाई नहीं होता, जैसे अगर आपकी इनकम सैलरी है फाइनल टैक्स रिजीम में है क्योंकि उनमें पहले ही कटा होता है। अदरवाइज आपका जो टैक्स बनेगा उसको 4 किस्तों में आपने एडवांस टैक्स करके उसको जमा कराना है, और उसकी रिकर्शन ये होगी अगर आप नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी के साथ आपसे फिर कलेक्ट भी किया जाएगा ओबियसली शोकास देने के बाद। तो ये थोड़ा सा कुछ हिंट था आपके लिए आमिर फारूक साहब रिलेटेड टू सेक्शन 147 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको काइंडली ओके कर दें। नासिद हनीफ ने ओके कर दिया जी। सिप्तैन अब्बास कह रहे हैं सर इफ ए गवर्नमेंट बॉडी डिडक्ट सेल्स टैक्स अमाउंट 1/5 ऑफ सेल टैक्स मेंशन्ड वैल्यू ऑफ ए रजिस्टर्ड एक्टिव टैक्स पेयर बोथ इन इनकम एंड सेल्स टैक्स देन व्हाट शुड आई डू। देखें बात यह है अगर आपका सेल टैक्स कटा है तो आप सेल टैक्स की
अगर आपने उसको सप्लाई की है, उन्होंने आपको पेमेंट की है, वो काटा है, तो आप एडजस्टमेंट क्लेम कर ले। इसी तरह इनकम टैक्स है वो भी आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी। जितना आप लाइबिलिटी बनाएंगे उसके अगेंस्ट आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो सिप्तान साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। नेक्स्ट साथ ही हमारे साथ है शकीलुर रहमान है, शकीलुर रहमान खान है। वो कह रहे हैं सर प्रोडक्ट यूएस टॉयज एंड इज बीइंग सोल्ड ओनली अक्रॉस पाकिस्तान एंड नॉट अब्रॉड। ठीक हो गया। डू वी नीड टू हैव STRN बिकॉज दराज इज डिडक्टिंग वैट ऑन एवरी पेमेंट एंड लास्टली काइंडली कोट रेलिवेंट STRN परसेंटेज रेलिवेंट प्रोविजन। थैंक यू। देखिए शकीलुर रहमान साहब, ये तो फिर हम इसको केस को स्टडी करना पड़ेगा। आपको देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, ये तो पूरा लॉ फिर देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस पर विद होल्डिंग टैक्स होनी है नहीं होनी है। आपने STRN में आपने लेना है, नंबर तो खैर मिल जाएगा, लेकिन लॉ की एप्लीकेशन के लिए हमें ऑब्वियसली लॉ को कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बगैर हम वर्बल कुछ नहीं कह सकते। तो आप अदरवाइज रब्ता कीजिएगा, फिर मैं देखता हूँ इसको कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो ज़बानी कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जनाब, एक ये भी हो गया जी। फवाद अहमद शेरवानी कह रहे हैं सर जी ये FBR ने क्या न्यू पॉलिसी निकाल दी है, वो टैक्स की 3 मंथ्स के बाद ये 6 मंथ्स के बाद भी रिटर्न्स IRS करना होता है क्या? ये क्या कह रहे जी? विद होल्डिंग टैक्स की 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, ये बेसिकली फवाद अहमद साहब उन्होंने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हैं जो पहले मंथली थी, फिर हाफ ईयरली, और अब जो है वो 1 जुलाई से ये हो गया आपका क्वार्टरली बेस पे इन्होंने कर दिए। तो अब आप क्वार्टरली बेस पे जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं वो फाइल करेंगे। ये फाइल करना लाजमी है, फवाद साहब इसको नोट डाउन कर लें। सिप्तान अब्बास कह रहे हैं सर ओके सर, चले आपका शुक्रिया जनाब। नवीद सालिक साहब आए जी, पहले भी हमारे साथ थे, वालेकुम अस्सलाम जनाब। फिर सैयद वकार शाह आए हमारे साथ, वो कह रहे हैं सर प्लीज एलोबरेट डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी एज पर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए सैयद वकार शाह साहब बड़ा क्लियर है, अगर आप कोई दो चीज़ें अलग अलग है, अगर आप टैक्स वक्त पे जमा नहीं करवाएंगे या टैक्स शॉर्ट कर देंगे या देंगे ही नहीं, तो उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज है। देखिए नाम ही डिफॉल्ट सरचार्ज है, तो जितना लेट पेमेंट होगी उस पर 12% पर एनम के हिसाब से वो आपसे डिफॉल्ट सरचार्ज लेंगे। यानी इसे आप एडिशनल टैक्स दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, और जो कि उसका नाम चेंज होकर डिफॉल्ट सरचार्ज हो गया। अब रही बात पेनल्टी की, पेनल्टी का भी आपको शो काज नोटिस दिए बगैर और डिफॉल्ट इस्टेब्लिश किए बगैर आप पे पेनल्टी जो है वो कि इंटेंशनल थी और इसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू भी है कि नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। मेंस रिया इसको कहते हैं जी, एक स्टेटमेंट जो कि जब तक आपकी इंटेंशन क्लियरली नहीं साबित होगी उससे पहले आपको पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। तो ये कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। सैयद वकार शाह साहब उसको ज़रा ओके कर दें। अच्छा, अगर आपको जवाब मिल गया। दूसरे मोहम्मद अदनान इजहार आया है, वो कह रहे हैं सर कैन आई कॉल यू आफ्टर द सेशन रिगार्डिंग माई क्वेश्चन ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इन स्कूल विच आई आस्क। जी ठीक है अदनान इजहार साहब, आप जो है ना बाद में कॉल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आप बाद में मेरे साथ बात कर लीजिएगा, मैं आपको आपकी कॉल को एंटरटेन कर लूँगा। नंबर मैंने आपको दे दिया है, तो आप उस पर मुझे कॉल, ये मेरा मतलब मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप इसी पे, दोनों व्हाट्सएप भी चलता है। तो आप किसी एक पे जो भी आपको आसानी हो आप ट्राई कर लीजिएगा, आपको जवाब दे देंगे। अच्छा जी, शकीलुर रहमान खान कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, मच अप्रिशिएटेड। चले आपका शुक्रिया जनाब। एहतशाम मुगल कह रहे हैं सर अगर कोई पैडन न्यूली एंटीएन हासिल करता है और फाइलर बनना चाहता है तो क्या उसे पहले से अर्न की हुई इनकम पर भी टैक्स देना होगा कि नहीं? काइंडली बता दें। एहतशाम मुगल साहब, बात ये है, ये बड़ा क्लियर विजन है। अगर आपके पास कोई पहले इनकम थी और अगर वो टैक्सेबल थी तो तब तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वो टैक्स मतलब 5 साल से पीछे टैक्स ऑफिस नहीं जाता अगर आपने पिछले 5 साल की रिटर्नें फाइल की हो। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल में कोई एक रिटर्न भी फाइल नहीं करेंगे तो वो उससे पिछले 5 साल भी खोल देगा। तो ये ज़रा ज़हन में रखें कि
आपको जो कवरेज तो बिल्कुल लेनी है कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल थी तो टैक्स बनता था और 114 सेक्शन एप्लीकेबल था, तो फिर तो आपको वो देना पड़ेगा, टैक्स तो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो एहतशाम मुगल साहब इसको ज़रा नोट कर लें और इसको ओके कर दें। आगे हैं जी शहजाद बलोच हैं, वो कह रहे हैं सर एनुअल विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 149 इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज। जी बिल्कुल ऐसे ही, आपको पता है 149, और अब उसको चेक करें आप, क्योंकि क्वार्टरली के बाद मेरा ख्याल है कि एक जगह पे शायद जो विद होल्डिंग है वो एनुअल जो है वो लाजमी नहीं है। मेरा ख्याल है एनुअल वाली सैलरी वाली लाजमी नहीं है, क्वार्टरली वाली लाजमी है। और जहाँ तक क्वार्टरली है तो वो तो अब 149 और 153 आपको पता मर्ज हो चुका है। तो शौकत बलोच साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। फिर उसके बाद सैयद वकार शाह कह रहे हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 165। ये सैयद वकार शाह साहब हर क्वार्टर के 20 दिन के अंदर, यानी अगर फर्ज करें जुलाई टू सितंबर क्वार्टर है तो वो 20 क्या कहते हैं अक्टूबर तक, फिर दिसंबर आएगा तो 20 जनवरी तक, इसी तरह करते करते नेक्स्ट क्वार्टर के जो बाद जो मंथ है उसके 20 तारीख तक आपको फाइल करना होता है। सैयद वकार शाह साहब अगर आपको जवाब मिल गया तो इसको ओके कर दें। फवाद अहमद शेरवानी कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन इंटीमेशन टू एडवांस टैक्स सेक्शन के क्या मतलब है सर? इंटीमेशन टू एडवांस टैक्स, देखिए बात यह है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने एडवांस टैक्स देना है, तो आप क्वार्टरली बेस पे आपने देना है ताकि उसकी कंप्लायंस, और अगर कोई नोटिस है तो उसका जवाब दे आप। सैयद वकार साहब कह रहे हैं थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब। नवीद सालिक साहब सवाल लाया जी, ए सैलरी पर्सन हु डिड नॉट फाइल 2018-19 and also 20 while notice has been served in IRIS login, due date was April 2020, know how it will be resolved। देखिए नवीद सालिक साहब, अब ज़ाहिरी बात है आपको अगर रिटर्न उस पर एप्लीकेबल थी उसको चेक करें और 114 सेक्शन को देखें, अगर उस पर रिटर्न बनती है तो आप रिटर्न को फाइल करें, सबसे पहले अपना डिफॉल्ट दूर करें, उसके बाद फिर देखेंगे कि उसने उसको पेनल्टी इम्पोज करनी है नहीं करनी है, क्योंकि सैलरी वालों को काफ़ी जो है ना इंसेंटिव अवेलेबल है, जल्दी उनको पेनल्टी से भी कम चार्ज होती है और कई दफ़ा नहीं भी होती, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने टैक्स पहले ही कटवाया होता है। तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी रिटर्न की कंप्लायंस करके उसको पेपर पे लेकर आए। सैयद वकार साहब कह रहे हैं जी बंडल ऑफ थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब, आप आज दुआ कर दिया करें, अल्लाह खैर करे। मैं ज़रा दूसरी तरफ देख लूँ जी कि कोई यूट्यूब पे कोई ना आया हो। हाँ जी, यहाँ पे जुनेद अली है हमारे साथ, वो कह रहे हैं गेन ऑन ज्वेलरी इज टैक्सेबल, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन वेल्थ स्टेटमेंट। जुनेद अली साहब बात ये हो रही है कि अगर आपका जो गेन है पहले चेक करें, अगर वो आपने ज्वेलरी खरीदने के 1 साल के बाद उसको बेचा है तो जितना भी गेन आएगा उसका 25% तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी आप इसका टैक्सेबल हो जाएगा। अब रही बात के अब वेल्थ स्टेटमेंट में क्या करना है, तो पहले अगर फर्ज करें ज्वेलरी आपकी जिस वैल्यू पे भी आई हुई है उसको सेल प्राइस जो आपने कलेक्ट किया उसमें से उसको माइनस करें और बाकी का आपका रिकंसिलिएशन में चला जाएगा जो गेन या लॉस आपका आएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, और टू दैट एक्सटेंट वेल्थ में से वो ज्वेलरी जितनी आपने बेची है उसमें से आउट हो जाएगी। जी जनाब, जुनेद अली साहब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है और क्लियर तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट है जी मेरे साथ मोहम्मद अदनान इजहार वगैरह। जी सर थैंक्स ए लॉट, अल्लाह ब्लेस यू मोर हेल्थ। चले थैंक यू वेरी मच जी। शहजाद बलोच कह रहे हैं जी सर थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब। नवीद सालिक साहब कह रहे हैं थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब, आप दुआ कर दिया करें जी। फर्दर मैं अपना पॉइंट जी ला रहा हूँ क्योंकि हम कोशिश करते होते हैं कि इसको तो कोई 1 घंटे तक का जो सेशन है वो या 10 क्वेश्चन या जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसको हम कर सकें। मैंने 2 क्वेश्चन आपके साथ अभी तक किए हैं, अब मैं तीसरे की तरफ चलता हूँ। जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 मेरा आ गया जी। वो ये कहता है जी, सवाल क्या है जी, सवाल अब ये है कि वाई वी डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए टैक्स पेयर अंडर द इनकम टैक्स लॉ। देखिए बड़ा क्लियर प्रिंसिपल है, अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का ही नहीं पता तो फिर आप रिटर्न सही फाइल नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि
रेजिडेंट पर्सन के लिए वर्ल्ड इनकम पे टैक्स है, यानी पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम, पर बेसिक प्रिंसिपल ये है। और भी बहुत कुछ है लेकिन अभी इतना काफ़ी है। और जो नॉन रेजिडेंट है उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। एग्जम्पशंस, टैक्स क्रेडिट्स और डबल टैक्सेशन ट्रीटी को इग्नोर करते हुए मैं चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल ये है। दिस इज वाई कि हमें डिफरेंस करना होता है कि एक बंदा या एक पर्सन, इंडिविजुअल एओपी कंपनी रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। दूसरी ये एक बेसिक प्रिंसिपल आपके सामने। रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए फिर आगे वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ के इनकम है या कि नहीं है, जबकि नॉन रेजिडेंट के लिए ऐसे नहीं है, उसको वेल्थ स्टेटमेंट एज सच रिक्वायर्ड नहीं होती है। जी जनाब। लेकिन कमिश्नर इनर रेवेन्यू के पास ये पावर अवेलेबल है कि वो किसी भी बंदे से वेल्थ स्टेटमेंट, जबकि नोट एप्लीकेबल भी हो, वो उससे मांग सकते हैं। जी मैं आगे चलता हूँ। जी जुनेद अली ने कहा जी ओके सर थैंक्स। चलें जी, आपका शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ हैं। कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी कि हमने चैनल यूट्यूब का बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं अभी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। जितनी भी वीडियोज़ आगे आएंगी इंशाल्लाह ताला आपके पास भी आएंगी। और जो ऑलरेडी 200 प्लस 200 प्लस वीडियोज़ हैं जी जो हमने पिछले कई सालों में अपलोड की हैं, उससे आप तमाम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और फिर उसके बाद बेल आइकॉन को क्लिक भी कर दें। और उस वीडियो को जितना आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इस सदका जारिया में आप भी हिस्सा डाल लें, सबको स्वाब मिलेगा। मैं लिंक उसका शेयर कर देता हूँ जी। ये जी मैं लिंक मैंने शेयर कर दिया जी। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है जी, जिसपे वीडियो जो है हमने 200 प्लस अपलोड की हुई है। तो तमाम लोग इसको वेट करें, इसको चेक करें, इससे बेनिफिट उठाएं, इसको शेयर करें, मैक्सिमम बेनिफिट जितना उठा सकते हैं वो इससे उठा लें। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपकी तरफ जो जा रहा हूँ वो शेयर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा जी मेरा आपके साथ। ये सवाल आ गया जी, नॉन रेजिडेंट कितने डेज के बाद होगा? सईद हसन हुसैन पूछ रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट कितने डेज के बाद होगा। देखें सईद हुसैन साहब, बात ये हो रही है कि इंडिविजुअल के लिए लॉ ये है कि अगर आप तीनों में से कोई भी कंडीशन मेट कर देंगे तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएंगे। मसलन अगर आप फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या ऑफिशियल है, वेयर एवर पोस्टेड। नंबर 2, अगर आप एक साल में जिस टैक्स ईयर में अपने रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है 183 डेज अगर पाकिस्तान में या उससे ज़्यादा है तो आप रेजिडेंट है। आपका चाहे नॉर्मल है या स्पेशल टैक्स ईयर है, उस साल में आपको 183 दिन पाकिस्तान में होना है। अदरवाइज तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप 120 दिन उस टैक्स ईयर में पाकिस्तान में है और पिछले 4 साल में आप 365 डेज और मोर पाकिस्तान में हैं, तो तब भी आप रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है वो बन जाएंगे। तो ये ज़रा सईद हुसैन साहब नोट कीजिएगा, और अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। मीनवाइल एक और सवाल आ गया जी, सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेड टू एनी कंपनी विदाउट डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फॉर द टैक्स ईयर 2018 एंड कंपनी already filed annual returns for the said period. Now a government charge deduct withholding tax of period 2018. No a government charge deduct. देखिए बात ये है, अगर तो आपका जो है टैक्सेस ड्यू बनते थे और आपने वो जमा नहीं करवाए तो वो आप काट रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आप उनसे बात करें कि जनाब वो जो अमाउंट थी ओबियसली आपने उनको, अगर तो उन्होंने ग्रॉस अमाउंट आपको दी है तो ऑब्वियसली वो टैक्स उन्होंने जमा करवाना था, वो आपसे काट के ही, अगर आपने नहीं जमा कराया तो वो उसको जमा कराएंगे। लेकिन अगर आपने जमा करा दिया है तो आप उनसे प्ली ले सकते हैं कि जनाब ये मैं जमा करा चुका हूँ, इसलिए मेरा दोबारा टैक्स ना काटा जाए। इसको ज़रा इस एंगल से आप देखें, क्योंकि विद होल्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी अलग है और रेसिपिएंट की अलग है। सईद हुसैन कह रहे हैं जी ओके हो गया जी। सैयद वकार साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। उसके बाद है जी मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस मैं यूट्यूब भी चेक कर लूँ जी। हाँ जी, उधर वही एक सवाल था।
आप लोगों के साथ जो शेयर करना है वो नहीं है। नंबर 4 है जी, ये आपके सामने है कि डिफाइन द टर्म एम्प्लॉई शेयर स्कीम एंड हाउ बेनिफिट विल बी कंप्यूटेड अंडर द सेट स्कीम। देखिए इसमें बात ये हो रही है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट फ्री एम्प्लॉई शेयर स्कीम है वो देता है, तो उसमें दो चार केसेस डिफरेंट है। नंबर 1, अगर आपको अभी सिर्फ पेमेंट की है और शेयर्स नहीं इशू हुए और बेनिफिट अभी कोई नहीं मिला, तो फिर तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने सिर्फ डिपॉजिट करवाया है और आपको सिर्फ जो है वो राइट दिया गया, अभी शेयर आपको कोई नहीं दिया गया। नंबर 3 ये है, अगर आप उस राइट को बेच देते हैं तो फिर जो गेन आएगा उस पर टैक्स आपको वो टैक्सेबल गेन होगा। नंबर 3 पे ये है कि अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं विदाउट कंडीशन के एम्प्लॉयर की तरफ से कि आप चाहे ट्रांसफ़र कर दें चाहे बेच दें या गिफ्ट कर दें, तो उस सूरत में जिस डेट पे आपको दिया जाएगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू में से जो आप पे करेंगे, अगर कोई पेमेंट करनी है आपने शेयर्स के अगेंस्ट, वो माइनस होगी और बैलेंस आपकी टैक्सेबल सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। और लेकिन अगर चौथा ये है कि अगर आप पे लिमिटेशन लगी हुई है कि आप 2 साल से 3 साल से पहले नहीं बेच सकते या ट्रांसफ़र कर सकते, तो फिर जब तक वो लिमिटेशन ख़त्म नहीं होती तब तक आपकी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे जो उसके अंदर एम्प्लॉई शेयर स्कीम के अंदर जो सेक्शन 14 है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसके अंदर वो दिए हुए हैं। तो आप उसको बड़ा गौर से पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। फिर भी कुछ चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ बात कर लीजिएगा। जी जनाब, ये आपका चौथा पॉइंट था। 5वां क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ जी आपकी तरफ। ये थोड़ा डिटेल में है जी क्वेश्चन जो आगे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। What is meant by the term perquisites and how the same shall be computed for income tax purposes when received from employer? अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको परकोजिट रिसीव हो जाता है, परकोजिट्स यानी बेनिफिट के तौर पे बेनिफिट्स आपको रिसीव होते हैं, तो आप उसकी वैल्यूशन कैसे करेंगे और उस पर जो जो कंप्यूटेशन जो करनी है टैक्सेबल जो परकोजिट है वो कैसे निकाला जाएगा। तो 1 बाय 1 करके इसमें क्योंकि थोड़ी ट्रांजेक्शन ज़्यादा है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जी पहला जी, अब इसके पार्ट्स अलग अलग है जी। 1 बनेगा इसका। अगर आपको मोटर व्हीकल जो है वो यूज्ड होली और पार्टी फॉर प्राइवेट पर्पज, अब देखें इसमें 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करेंगे मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एज ए परक्विजिट के तौर पे, तो कोई भी इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं की जाएगी, बेनिफिट कोई नहीं है इसके अंदर। अगर आप प्योरली प्राइवेट पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो 10% ऑफ दी जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है एट द डेट ऑफ जब आपको दिया गया है, या फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट व्हेन द व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, उसका 10% आप लेंगे। अगर आप दोनों पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, जो मोस्टली यूज़ होती है कि आप पर्सनल में भी कर सकते हैं और बिजनेस के लिए भी, तो 5% ऑफ दी कॉस्ट और या फेयर मार्केट वैल्यू लीज एसेट के केस में सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉय की में ऐड किया जाएगा। ये पहला था जी परकोजिट, इसका जो ट्रीटमेंट था। तो और भी है, वो मैं 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 2 परकोजिट है जी आपके पास, तो सामने आ रहा है, वो है सैलरी ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट्स। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एज एम्प्लॉई के तौर पे आपको हाउसकीपर, ड्राइवर या अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट्स प्रोवाइड कर देता है, तो जितनी सैलरी एम्प्लॉयर उनकी पे करेगा वो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड किया जाएगा। मसलन अगर आपने एक ड्राइवर रखा हुआ है तो वो कहेंगे जी ड्राइवर की तनख्वाह है फर्ज करें 30,000, तो 20,000 एम्प्लॉयर देगा और 10,000 एम्प्लॉय देगा। तो उस सूरत में 20,000 और जितने मंथ्स की आपकी बेनिफिट होगा वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। इसी तरह जहाँ जहाँ जो जो बेनिफिट आप जिस एक्शन तक एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा फॉर योर पर्सनल बेनिफिट एंड नॉट फॉर ऑफिशियल पर्पजेज, वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड किया जाएगा एज ए परक्विजिट के तौर पे। नंबर 3 है जी आगे, नंबर 3 है जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर में पूरी या कोई
प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अगर आपको कोई बेनिफिट देता है, बस ये पर्सनल की बात हो रही जी, बिजनेस की नहीं बात हो रही। बिजनेस वाला तो एम्प्लॉयर नहीं पे करना होता है, वो आपकी इनकम में ऐड नहीं किया जाता। तो अगर आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको कोई यूटिलिटीज़ का बेनिफिट दिया गया है, तो जितना भी 50%, 40%, 100% जितना बेनिफिट वो आपको देंगे, जितने आपके बिल्स बनते हैं, तो वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, अदर देन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल परफॉर्मेंस। 3 हो गए जी। नंबर 4 है जी, ये चूंकि हम परकोजिट पढ़ रहे हैं तो उसके मुताबिक ही सारा आपके सामने आना शुरू हो गया जी। एक्चुअल अमाउंट वेव्ड ऑफ और ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका लोन माफ कर देता है, अमाउंट वेव्ड ऑफ हो गई है, कोई ऑब्लिगेशन है, या आपके बिहाफ पे वो डिस्चार्ज कर देता है, तो वो भी ऑब्वियसली अगर आप खुद पे करते तो पेमेंट करनी पड़ती, तो वो भी इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय जो होगा वो बेनिफिट होगा, और वो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में परकोजिट के तौर पे। नंबर 5वां है जी, परकोजिट की तरफ मैं जा रहा हूँ। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर्टी या सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, जैसे अगर आपको गाड़ी लेके वो दे देता है, तो गाड़ी आपके पास आ जाती है नंबर 1, या आपके पास आपको सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर देता है जो कि आप अगर खुद ज़ाहिर बात है अपने लिए लेते तो उस पर आपको जो है वो पेमेंट करनी पड़ जाती, तो ये भी एक बेनिफिट के तौर पे होगा। अब चाहे डिस्काउंट प्राइस पे है या किस भी प्राइस पे वो जो वैल्यू बनेगी, जो बेनिफिट आपके पास आएगा, वो आपकी सैलरी इनकम में परकोजिट्स के तौर पे ऐड किया जाएगा। ये आपका 5वां परकोजिट्स है जी, नंबर 6 पे। नंबर 6 है जी मेरे पास, फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन हाउसिंग इंक्लूडिंग सेल्फ हायरिंग अंडर सेक्शन 15(5). देखें बात यह है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी दे देता है, या हाउसिंग की, या उसके रिलेटेड बेनिफिट आपको पास ऑन करता है, और अगर सेल्फ हायरिंग का केस है, यानी आपका ही घर है वो आपको किराए पे दे देता है और आप रहना शुरू कर देते हैं, तो ये भी जो बेनिफिट होगा ये भी परकोजिट्स के तौर पे आपकी सैलरी इनकम में जो है वो ऐड किया जाएगा। और अकोमोडेशन का तरीका ऑलरेडी हम आपसे शेयर कर चुके हैं, कैसे वैल्यूएशन करनी है। अच्छा, ये होगा जी। नंबर 7 है जी, उसको देख लेते हैं। 7 के 2 पॉइंट्स हैं जी। एक तो ये है कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है और लोन एट कंसेशनल रेट है, अब उसमें ये है कि अगर आपको आपका एम्प्लॉय जो है प्रोवाइड कर देता है, फ़र्ज़ करें, इसमें आपको 2-3 चीज़ें ज़रा सीखनी पड़ेंगी जी। वो है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देता है, फ़र्ज़ करें 15 लाख रुपए, और इस पर मार्कअप नहीं चार्ज करता, तो उन्होंने बेंचमार्क रेट रखा हुआ 10%, तो 10% आपकी सैलरी इनकम में एज ए परकोजिट के तौर पे ऐड कर दिया जाएगा, नंबर 1। लेकिन इसमें 2 सूरतों में, 2 केसेस में आपकी इनकम में यानी एम्प्लॉय की इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा। नंबर 1, अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से कम है तब भी कुछ नहीं करना, और अगर रेट ऑफ मार्कअप जो उन्होंने आपको चार्ज किया है वो 10% या उससे ज़्यादा होगा, तो तब भी कुछ कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉय की इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा एज ए परकोजिट्स के तौर पे। और लास्ट वन है जी जो परकोजिट से रिलेटेड है, आठ नंबर आ गया जी। 8 नंबर है कि इसके अलावा अगर आपका जो एम्प्लॉयर है आपको कोई बेनिफिट देता है, जैसे फर्ज करें आपको LED मिल जाती है कि यूज़ करके फिर आपने वापस कर देना, तो फिर उस सूरत में जितनी उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जो होनी चाहिए एम्प्लॉयर के बुक्स में, वो बेनिफिट आपका बन जाएगा, वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन उन्होंने LED आपको दी नहीं है, यूज़ करने के लिए दी है, ये नहीं कि आपके नाम पे आपको, आप ये नहीं है कि आप ले जाए और आपकी हो जाएगी, उन्होंने बाद में उसको वापस लेना है आपसे। तो उस सूरत में जो बेनिफिट आपको डेप्रिसिएशन की हद तक होगा वो आपकी इनकम में, सैलरी इनकम में परकोजिट के तौर पे ऐड होगा जी। मैं देखता हूँ अगर यूट्यूब पे कोई सवाल आया हो जी। अभी तो कोई नहीं आया जी, ठीक है जी। मैं आगे चलता हूँ जी। मेरे 8 तकरीबन जो पॉइंट्स थे मैंने ये आपसे शेयर किया है। अभी आपका
ये 5 क्वेश्चन जी मेन मेरे हो गए। मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट। जी आगे एक सवाल आ गया जी, सईद हुसैन कह रहे हैं प्रोविडेंट फंड्स को भी एक्सप्लेन कर दें। प्रोविडेंट फंड्स ऑब्वियसली जी 3 तरह के हैं, गवर्नमेंट का है, रिकग्नाइज और अनरिकग्नाइज। रिकग्नाइज में जब आपको अमाउंट मिलेगी वो उस वक्त टैक्सेबल होगी, कंट्रीब्यूशन करते हुए उस वक्त एग्जाम्प्ट होगी, और कंट्रीब्यूशन करते वक्त टैक्स जो जगह अगर लग गया तो ठीक है, वरना निकल जाएगा। लेकिन अनरिकग्नाइज में जब आपको कंट्रीब्यूशन करते हैं उस वक्त टैक्स नहीं होगा, जब अमाउंट मिलेगी तो वो टोटली चार्जेबल टैक्स होगा इन दी हैंड्स ऑफ दी एम्प्लॉय। और गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो सारे ही चुके, वो पहले ही रिकग्नाइज या अप्रूवल उसकी हो चुकी होती है या ज़रूरत नहीं होती है उसको। उस सूरत में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या 1925 एक्ट के तहत जो अप्रूव फंड है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं, चाहे आपकी अमाउंट हो चाहे एम्प्लॉयर की अमाउंट हो। तो सईद हुसैन साहब आपको मुझे उम्मीद है जवाब मिल गया होगा जी। आगे मैं चलता हूँ। मेरा आज का छठा जी क्वेश्चन है। अब इसमें 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग एंड हाउ यू विल अकाउंट फॉर द सेम फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। 3 चीजें हैं जी, मेडिकल अलाउंस है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस है, और फिर सीफ है मेडिकल फैसिलिटी। देखिए मेडिकल अलाउंस तो बड़ा क्लियर है कि अगर आप मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है लेकिन फैसिलिटी और वो नहीं है मेडिकल रीइंबर्समेंट, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक ये एग्जाम्प्ट होगा, और बाकी आपका अगर ज़्यादा बचा तो वो टैक्सेबल होगा। इसके अंदर हुआ तो वो जीरो हो जाएगा, यानी वो टैक्सेबल नहीं होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस और मेडिकल फैसिलिटी ये टोटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है, प्रोवाइडेड इनकी इसकी पूरी कंडीशंस आप मेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर तीनों एक वक्त में आएंगे तो फिर आपको मेडिकल अलाउंस की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, और बाकी आपके जो होंगे वो एग्जाम्प्ट होंगे। लेकिन तीनों अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक ना हुए तो उस पर वो टोटली चार्जेबल टू टैक्स हो जाएंगे। मोहम्मद शहरियार मलिक कह रहे हैं सर आपने किस फर्म से आर्टिकल्स किए थे। देखें मोहम्मद शहरियार मलिक साहब, आर्टिकल्स में तो मैं क्या कहते हैं, आर्टिकल्स में तो मैं ऑडिट का बंदा था, ज़्यादा टैक्स का काम मैंने आर्टिकल्स के बाद जो है वो सीखा है, ठीक है। तो इसलिए फर्म में तो ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला टैक्स का काम करने का। उसके बाद जो भी किया है क्वालिफिकेशन करने का, क्वालिफाई करने के बाद सारा टैक्स जो है मैं मुख्तलिफ फर्म्स के साथ टैक्स मैनेजर रहा हूँ, और फिर अपनी प्रैक्टिस मैंने साथ साथ शुरू की है। ये बेसिकली शॉर्ट सा प्रोफाइल है शहरियार मलिक साहब जी। जनाब आगे मैं चलता हूँ जी, मेरे 6 हो गए, 7th नंबर क्वेश्चन है जी मेरा। जी नेक्स्ट मेरे पास है जी 7 नंबर मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो मैंने आपसे शेयर करना है। ये क्वेश्चन जी बेसिकली रिलेट कर रहा है रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय टैक्स पेयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी टू प्रेजेंट फॉर इनकम टैक्स ऑडिट पर। देखिए पहली बात तो ये है कि सैलरी के लिए 3-4 चीज़ें आपको जेहन में होनी चाहिए। आपका सैलरी सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयर देगा, वो बैंक स्टेटमेंट जिसमें अगर क्रॉस चेक आया वरना कैश का एविडेंस, प्लस विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो उन्होंने फाइल की हुई है वो भी एविडेंस के तौर पे हो सकती है, और प्लस ओबियसली जो आपने रिपोर्टिंग की है इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट में वो भी एक रोल इसमें प्ले करेगी। अपॉइंटमेंट लेटर भी हो सकता है। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इनकम टैक्स पर्पस के लिए मेंटेन करने हैं अपनी इनकम को, और जो आप पर्सनल एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे उसके अंदर उसको जस्टिफाई करने के लिए। 7 हो गए जी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है।
हाँ जी 8 नंबर है जी, क्वेश्चन 8 आ रहा है आपकी तरफ। क्वेश्चन 8 ये है कि व्हाट इज द एनुअल मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। देखिए आपको पता है कि नॉन सैलरीड जो है उसके लिए 4 लाख रुपए तक 0% है, और सैलरीड पर्सन के लिए 6 लाख तक 0%। लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए उन्होंने जो लॉ बदल गया है वो ये है कि आपकी 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम से एक्सीड करनी चाहिए, तब आप सैलरीड पर्सन बनेंगे, या सिर्फ सैलरी इनकम भी हो तब भी बंदा बन सकता है। तो ये थोड़ा सा कानून बदल चुका है, ये ज़रा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 8 नंबर था जी। मैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। इससे पहले कि कोई और आपका सवाल आए तो मैं अपनी चीज़ें साथ साथ शेयर कर लूँ। जी 9 नंबर है जी मेरे पास। ये सवाल ये है कि इफ एन इंडिविजुअल हैज नो सोर्स ऑफ इनकम देन ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न और नॉट। देखें इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 114 सेक्शन आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि अगर आप उसके किसी एक क्लॉज में भी आ जाते हैं, लॉ आपको रिक्वायर कर लेता है, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगा। मसलन आप एनटीएन होल्डर है, या आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी है, आपका जो यूटिलिटी का जो बिल है वो 5 लाख रुपए से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, उससे ज़्यादा है एक साल में, या आपके पास आपकी इनकम मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो गई है, या आप वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या आपकी कंपनी है, तो उसमें मुख्तलिफ, या आपके पास स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड जो प्लॉट है, अपार्टमेंट है, हाउस है, तो वो कंडीशन में से कोई भी अगर मेट हो गई तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगा, चाहे इनकम आपकी नीली क्यों ना हो। मीनवाइल सवाल आया जी, उबैदुल्ला कह रहे हैं, पहले तो वो कह रहे हैं कि सवाल क्या जी सर, जैज़ कैश और इजी पैसा का अकाउंट हो कर, अगर हो करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में। जी बिल्कुल उबैदुल्ला साहब, आप उसमें जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आप पर्सनल कर रहे हैं तो उसको ट्रांजैक्शन को कवर करके वेल्थ स्टेटमेंट में शो करें, और अगर बिजनेस अकाउंट खोला हुआ है तो तब भी उसकी कवरेज ले लें, क्योंकि एक्सेस जो है ना ये भी बैंक के थ्रू ही है, ये भी बैंक ही है, ठीक है। जो इजी पैसा और जो आपका जायज़ कैश है ये बैंक अकाउंट की तरह ही ऑपरेट होते हैं, और उनकी एक्सेस भी जो ऑटोमेटिक उनके पास चली जाएगी। फिर कल को आपको परेशानी होगी क्योंकि बैंकों में एक्सेस क्यों दी हुई है, और ये मेरे लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाएगा। जी जनाब, ये आपका 9 है। आज का 10th क्वेश्चन है जी, मैं मेरा शेयरिंग पूरी कर लूँ। जी उबैदुल्ला साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। ये आज का क्वेश्चन 10 है जी, लास्ट जी। हाउ इनकम फ्रॉम सैलरी इज अकाउंटेड फॉर एंड रिपोर्टेड इन दी इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए इनकम सैलरी जो है वो रिसीव्ड बेसिस पे इनकम टैक्स रिटर्न में आएगी, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में अक्रूवल बेस पे आएगी, यानी अगर अमाउंट ड्यू है रिसीव नहीं भी हुई तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दो बातें होगी, रिकंसिलिएशन भी ओबियसली ऐसे ही आएगा, और कैश फ्लो में तो जब आपको पैसे रिसीव होंगे तभी आएगा, वरना बाकी रिसीवेबल में आपकी वेल्थ स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन में चला जाएगा। जी आज के 10 क्वेश्चन मेरे पूरे हो गए जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आपके साथ करके मैं भी शेयर करूं, और जो आप मुझसे पूछ रहे होते हैं मैं उसको भी शेयर करूं। जी मैं यूट्यूब चेक कर लूँ जी, उस पर लोग ना आए हों जी। अभी उधर तो कोई सवाल नहीं है जी, इधर ही था जी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है जी, 1 घंटे की वीडियो पूरी हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। आपको चैनल का लिंक जी मैं भेज दूँ, वो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है। जी ये उबैदुल्ला साहब कह रहे थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ हैं। कोई सवाल आप ज़रूर करें। ये जी हमारा चैनल है, इसमें तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, और इसमें बेल आइकॉन को क्लिक करें। आपको वीडियोस फ्यूचर की और अभी वाली 200 प्लस वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, आप उसको यूज़ करें, शेयर करें, सेव कर लें, तो जब चाहें उसको देखें, आपको फ़ायदा होगा। और बाकी अगर आपको लगे कि आपको फ़ायदा है तो बाकी लोगों तक भी इसको पहुंचाएं,
ताकि इस सदका जारिया में आप लोगों का भी हिस्सा पड़ जाए। जी मेरे तो क्वेश्चन 10 पूरे हो गए। अगर आप लोगों ने मज़ीद कोई सवाल करना है तो मैं कोई 10-1 मिनट अभी बाकी है जी, मैं सोच रहा हूँ 1-2 और क्वेश्चन मैं शेयर कर लूँ, जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठहरे मैं जी 2-3 और देख लेता हूँ। नहीं जी 11 नंबर क्वेश्चन है आज का, वो ये है, गिव फ्यू एग्जांपल दैट आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी बट टैक्सेबल अदरवाइज। देखिए अगर आप जितनी भी एग्जांपल्स हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की, प्रॉपर्टी इनकम की, इन कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, वो टैक्सेबल तो है लेकिन सैलरी इनकम में कवर्ड नहीं होते, तो आप उसको उधर जाके टैक्स कर सकते हैं। सो ये बाकी जो 4 हेड्स हैं वो उधर फॉल करेंगे। जी ये मेरे सवाल का जवाब। शहरियार कह रहे हैं जी थैंक्स सर, आपका शुक्रिया जनाब। उबैदुल्ला कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 सर, कंप्यूटर एंड लैपटॉप बिजनेस के ऊपर जीएसटी है क्या? देखिए बात यह है, जीएसटी अगर आपको देखें 6 रूल में अगर एग्जाम्प्ट ना हुआ या उसको रिड्यूस रेट ना लगा तो फिर ज़ाहिर बात है स्टैंडर्ड रेट जो एप्लीकेबल है वो फिर आपको लग जाएगा। वो तो फिर 17% जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो आप इसको ज़रा देख लें कि ये किस लिस्ट में शामिल है, आया 6 रूल में है या रिड्यूस रेट में है, या कि 0%। ज़ीरो तो पता नहीं मे भी हो भी सकता है या नहीं, लेकिन उसकी वो पहले एग्जम्पशन और जो टैक्सेबिलिटी है उसको चेक करके तो फिर ये बात की जा सकती है। जी जनाब, अगर आपको उबैदुल्ला साहब आपको कुछ मदद मिल गई हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। मैं यूट्यूब पे चेक करता हूँ जी, यूट्यूब पे जी अभी वही है। अच्छा जी, सईद हसन कह रहे हैं सर टैक्स ईयर 2020 की बुक बताइएगा जो कंप्लीट टैक्स ईयर को कवर करे आफ्टर अपडेशन। ओनली फोकस किया जाए जब 2020 की रिटर्न फाइल करते हो। 100% अपडेटेड ओनली फॉर टैक्स ईयर जिस टैक्स पीरियड की रिटर्न बना रहे हों। वो देखें, अब मेरे पास तो अपनी किताब ही है, बाकी अगर आपको ऑर्डिनेंस पूरा चाहिए तो वो आप FBR की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर मुझसे चाहिए हो तो मैं आपको उसका मैंने जो लिंक है बाकी लोगों को भी दिया है, आपको भी मिल सकता है। तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बता दें, उसको मैं आपको लिंक आपको दे दूंगा। बाकी रही बात कि मुकम्मल की तो 100% तो फिर आपको ऑर्डिनेंस ही है, वही ज़्यादा आपको मदद करेगा। जी सैयद हुसैन साहब, अगर आपको कुछ मदद मिल गई हो इससे तो आप मुझे ओके कर दें। जी कुछ टाइम अभी बाकी है जी, मैं यूट्यूब पे दोबारा चेक करता हूँ जी, अभी फ़िलहाल उधर कोई नहीं है। आपका कोई सवाल हो तो मैं 1-2 चीज़ें और ले लेता हूँ ताकि पूरा जो घंटे की वीडियो है वो मुकम्मल हो जाएगी जी। जी क्वेश्चन मेरा 12 है जी, क्वेश्चन 12। अच्छा जी, वो पूछ रहे हैं सर स्टैंडर्ड रेट वाली प्रोडक्ट की शेड्यूल में चेक किया जाए। देखिए ये तो आप चेक कर लें, क्योंकि सेल टैक्स जो है ना वो प्रोडक्ट वाइज चलता है, वो सेक्टर वाइज ज़रा कम है। इसको ज़रा आप चेक कर लें सईद हुसैन साहब। और बाकी मोहम्मद शहरियार मलिक कह रहे हैं विच फर्म इज़ प्रोवाइडिंग बेस्ट फैसिलिटी ऑफ टैक्स राइट नो। शहरियार मलिक साहब, ये मेरे लिए कहना तो बहुत मुश्किल होगा। हम तो जो क्या कहते हैं अपना काम कर रहे हैं जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि माशाल्लाह 200 प्लस फर्म्स लाहौर में है, 200 प्लस कराची में है, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि 100 प्लस फर्म्स आपके इस्लामाबाद में है। तो आप मेरे लिए कहना ये बहुत मुश्किल होगा, ये आपको पब्लिक ओपिनियन लेनी पड़ेगी कि बेस्ट कौन है जी, ठीक है। आगे सवाल कौन का, आगे जो पॉइंट आ रहा है जी मेरा 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, एप्लीकेबल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑन सैलरीड एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स। देखिए बात ये हो रही है, सैलरी वाले के लिए 12 स्लैब है। 4 लाख रुपए तक 6 लाख रुपए तक 0% है, और 75 मिलियन से ऊपर जाएगा तो फिर 35% है। अब आ जाए नॉन सैलरी पे, 4 लाख रुपए तक 0% है। 8वें स्लैब में जाके अगर वो 6 मिलियन से ऊपर जाता है तो 35% टैक्स रेट होगा ओवर एंड अबव पे, नीचे वाले की अमाउंट उन्होंने दी हुई है। तो आपको ये अंदाज़ा होएगा कि रेट्स ऑफ टैक्स जो है
वो नॉन सैलरीड पर्सन के लिए ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सैलरीड पर्सन के। जी मोहम्मद शहरियार कह रहे हैं जी थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब। ये मेरे 12th क्वेश्चन था जी। अभी 5-1 मिनट बाकी हैं जी। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो मैं मज़ीद 1-2 पॉइंट और आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। जी क्वेश्चन नंबर 13 जी, मुझे व्हाट आर द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड एंड नॉन सैलरीड पर्सन। देखिए बात ये हो रही है क्योंकि दोनों का नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो जो जून के बाद जो 30 सितंबर है उसके अंदर तब तक उन्होंने रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर डेट बाद में बढ़ जाए तो वो एक अलग इशू है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो डेट है वो 30 सितंबर है फॉलोइंग द टैक्स ईयर जो है तब तक रिटर्न फाइल करना उनके लिए लाजमी होता है जी, सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, अगर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर हो। और अगर स्पेशल टैक्स ईयर हो तो ज़ाहिर बात है फिर जो पिछला होगा वो आगे 30 सितंबर जो आएगा, जैसे 30 सितंबर 19 होगा तो वो 30 सितंबर 20 तक फिर आपको फाइल करनी होगी जी। आगे सईद हुसैन कह रहे हैं जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी बुक ले वो टैक्स पीरियड के साथ अपडेट नहीं होती। ये अब सईद हुसैन साहब अब मेरे लिए कहना मुश्किल है कि हमने तो अपनी की हुई है जी जितनी हम कर सकते हैं, उसमें भी नक्स होंगे जारी बात है। अब मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि कौन सी किताब अपडेटेड है और कौन सी नहीं है, हमारा तो अपना काम ही नहीं ख़त्म होता यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में मेरे लिए कमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा जी। जनाब कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी। मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि इसको क्लोज करें जी। फिर ले जी आज का 14 नंबर है जी, लास्ट क्वेश्चन आज का। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं आता तो इसको लास्ट कर देंगे जी आज। हाउ एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेज अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम शैल बी मेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। देखें दो चीजें हैं, सैलरी का अपना लॉस तो होना नहीं, जैसे शुरू में मैंने बताया था एक्सपेंसेस तो अलो नहीं होते। दूसरी बात यह है कि इसके अगेंस्ट कोई भी लॉस अब आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मुझे सैलरी पे टैक्स देना ही है अगर वो टैक्सेबल अमाउंट से ऊपर हो जाती है मैक्सिमम, और प्लस जो दूसरी अगर कोई इनकम है तो ऐड तो होएगी लेकिन उसका लॉस माइनस नहीं होगा। अच्छा जी मेरे पास 2 सवाल और हैं। पहले कह रहे हैं मोहम्मद अमजद साहब कह रहे हैं नो टैक्स डिडक्टेड ऑन कमीशन फ्रॉम ग्रेन मार्केट, व्हाट रेट्स विल बी अप्लाइड ऑन कमीशन, विल इट बी अंडर एनटीआर। देखिए मोहम्मद अमजद साहब पहले आपको ये चेक करना है कि जो कमीशन आपको दी गई है वो किसने आपको दी है। अगर वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं आता 233 सेक्शन में तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उस पर प्रॉफिट आएगा तो जो भी टैक्स बनेगा आप उस पर जमा कराएंगे। लेकिन अगर आपने कमीशन उनसे ली है जो विद होल्डिंग एजेंट है तो फिर वो काटे या ना काटे, फिर आपको वो जो 10 या 12% जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट आप पे होगा वो आपको मिनिमम टैक्स के तौर पे तो देना ही है। फिर उसको प्रॉफिट के ऊपर आप कंपेयर करेंगे और जो टैक्स ज़्यादा होगा वो आप पे करेंगे। तो ये मोहम्मद अमजद साहब मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया, इसको ओके कर दें। सैयद वकार साहब कह रहे हैं प्लीज़ आल्सो शेयर लिंक फॉर मी। शेयर, अच्छा जी शेयर आप इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस कर लें, टाइप करेंगे तो हमारा यूट्यूब पे जो लिंक है, चले मैं आपके लिए फिर भी कर देता हूँ शेयर, ठहरे। जी ये ले मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ जी कमेंट में। जी ये ले लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया जी। वकार शाह साहब ठीक है, आप इसको देख लें। अच्छा फिर मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस और भी आए हैं जी, वो देख लेते हैं फिर क्लोज करते हैं। अब अब्दुल हफीज साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त वालिद 2 साल पहले वफात पा गए थे, आज तक वो उनके कारोबार का रिटर्न जमा करते हैं, इनका बेटा अलग रिटर्न जमा करते हैं, इनके बारे में मशवरा दें। देखें अब्दुल हफीज साहब बात ये हो रही है कि जब तक अगर तो इनका बिजनेस उन्होंने टेक ओवर नहीं किया और उनके वालिद साहब का बिजनेस अलग था और बेटे का अलग था, फिर तो जाहिर बात है आप कुछ अरसे तक उसको फाइल करते थे नील की रिटर्न।
ताकि अगर आप क्लोज करने जाएंगे तो ऑडिट के केसेस ना खुले हों, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए, क्योंकि डेथ हो चुकी है। और अगर इन्होंने टेक ओवर किया तो फिर तो इशू ही कोई नहीं, फिर तो इनके पास है रिटर्न, इन्होंने अपनी अलग करके करें या टेक ओवर करके करें, वो तो इन्होंने करनी ही है। जी अब्दुल हफीज साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। सैयद हुसैन कह रहे हैं जी सर, जिस तरह 6 शेड्यूल एग्जाम्प्ट को कवर करता है, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट को कौन सा शेड्यूल कवर करता है? देखिए, थर्ड शेड्यूल है जो स्पेसिफाइड आइटम है, जिसपे उन्होंने पैक्ड या अदरवाइज जो चीजें दी हुई हैं वो उसके अंदर है। देखिए, अगर आप जीरो रेटेड या आप एग्जाम्प्ट में ना गए और थर्ड शेड्यूल में भी नहीं जाते, तो ओबियसली आपकी गुड्स अगर एग्जाम्प्ट नहीं है तो वो स्टैंडर्ड रेट के अंदर ही ऑटोमेटिक चली जाएंगी। ये जरा जेन में रखिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अगर वो ना उसमें गया तो फिर आपको टैक्स लग जाएगा। जी मोहम्मद अमजद साहब कह रहे हैं ओके, मुझे उम्मीद है जी आपको सही साहब जवाब मिल गया जी। टाइम अब हमारा ओवर हो गया जी, मैं यूट्यूब पे देख लूँ वही है जी। तो आज तक के लिए इतना ही है जी। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा आपके पास सेशन में हाजिरी देंगे, फिर सवाल जवाब करेंगे। बाकी आप लोगों से दरखास्त है कि मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर लेकर आए, हमारे साथ सेशन करें और नॉलेज गेन करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इरशाद अली कह रहे हैं सर प्लीज शेयर द टेक्स्ट बुक 2021 की लिंक प्लीज। ठहरे मैं अभी कर देता हूँ जी, आपको लिंक कर देता हूँ मैं आपको शेयर। जी ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ जी। ये 21 का जो बुक है जी, उसका लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया। आप यहाँ से बुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं जी। जी मुझे उम्मीद है जी बाकी लोगों को, सब लोगों को बल्कि बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। आप जितना मैक्सिमम लोगों को लेके आएंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, इंशाल्लाह ताला उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जितना आप लोगों तक नॉलेज पहुँचाएंगे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन आप डालते जाएं और अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें। अब मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी।